नमस्कार, मैं अभिमन्यु कुमार। आज एक पाठ लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है बड़े भाई साहब। इनके लेखक हैं प्रेमचंद। तो आज इसका पहले वीडियो में देखे थे इसके सारांश के सार, इस पाठ के महत्वपूर्ण बातें, इस कहानी के मुख्य बातें पे चर्चा किए थे। आज इसका प्रश्नोत्तर देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में देखेंगे। पहला प्रश्न है कि कथा के नायक की रुचि किन कार्यों में थी। ठीक है, तो कथा के नायक की रुचि खेलने कूदने, उधम मचाने, घूमने फिरने, गप्पे मारने, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदने, फाटक पर सवार होकर उसे मोटर गाड़ी बनाने तथा पतंगबाजी आदि में थी। दूसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हरदम पहला सवाल क्या पूछते थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला प्रश्न पूछते थे, कहाँ थे। तीसरा प्रश्न है कि दूसरे बार पास होने पर छोटे भाई का व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई की स्वच्छंदता और मनमानी बढ़ गई। उसे पढ़ना लिखना छोड़कर मटर गश्ती, खेलना कूदना, घूमना फिरना और पतंगबाजी करना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि वह पढ़े या ना पढ़े अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। चौथा प्रश्न है कि बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब की उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे। तो बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब की उम्र में 5 वर्ष बड़े थे और वे कक्षा 9 में पढ़ते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे। बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कॉपी या किताब पर व्यर्थ की बातें बार बार लिखते या पक्षी पशु आदि का चित्र बनाते थे। निम्नलिखित प्रश्नों को 25 से 30 शब्दों में उत्तर लिखे। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या सोचा और फिर उसे पालन क्यों नहीं कर पाया। तो कह सकते हैं कि छोटे भाई साहब पढ़ाई के टाइम टेबल बनाते समय सोचा कि वह आगे खूब जी लगाकर पढ़ाई करेगा। बड़े भाई को विश्वास और आगे खूब पढ़ाई करेगा और बड़े भाई साहब को शिकायत करने का मौका नहीं देगा, खेलों से दूर रहेगा। लेकिन पहले ही दिन इन मैदान की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके और फुटबॉल की उछाल कूद, कबड्डी की दाव घात, वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती के कारण उसका पालन नहीं कर पाया। एक दिन गुल्ली डंडा खेलते के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा। उसकी क्या प्रतिक्रिया हुई। एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने छोटे भाई को डांटते हुए उन्हें घमंडी बताया। उन्होंने उसकी सफलता को तुक्का बताते हुए आने वाले कक्षा की पढ़ाई का भय दिखाया। बड़े भाई साहब को मन की इच्छा क्यों दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब को बड़े भाई होने के नाते अपने छोटे भाई को अच्छे मार्ग पे चलने के लिए प्रेरित करना चाहते थे। यदि वह गलत मार्ग पर चलते तो छोटे भाई को सही रास्ते पर नहीं ला सकते थे। अपनी नैतिक कर्तव्य का बोध होने के कारण उन्हें अपने मन की इच्छा दबानी पड़ती थी। बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते और क्यों। बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि दिन रात पढ़ना चाहिए, खेलकूद से दूर रहना चाहिए क्योंकि इससे समय व्यर्थ में नष्ट होता है। यदि मेहनत नहीं करोगे तो उसी दर्जे में रह जाओगे। ऐसे वह अपने छोटे भाई को सही रास्ते पर लाने के लिए करते थे। 5वां प्रश्न है, बड़े भाई साहब छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया। छोटे भाई साहब
भाई साहब के नरम व्यवहार का फ़ायदा उठाते हुए पढ़ाई लिखाई बिल्कुल छोड़ दी और मनमानी कर पर उतर आया। वे बड़े भाई से छुपकर दूसरे बच्चों के साथ पतंगबाजी में लगा रहता। उसे विश्वास हो गया था कि पढ़े या ना पढ़े उसे पास हो जाएगा। हमारे विचार से छोटे भाई साहब का व्यवहार अनुचित है, क्योंकि छात्र जीवन में खेल कूद के साथ साथ पढ़ाई को विशेष महत्व देना नितांत आवश्यक है। जबकि छोटा भाई अनुभवहीन और अभिमानी होने के कारण पढ़ाई का अवहेलना कर रहा था। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। ये हो गया। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर 50 से 60 शब्दों में लिखिए। बड़े भाई साहब, बड़े भाई के डांट और फटकार अगर ना होती तो क्या छोटा भाई अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। बड़े भाई साहब का डांट और फटकार यदि ना मिलती तो छोटा भाई साहब कक्षा प्रथम नहीं आता। उक्त कथन का तो उपयुक्त तर्क दीजिए। छोटा भाई अब अनुभवहीन था, वह अपना भला बुरा नहीं समझ पाता। यदि बड़े भाई साहब के उसे डांटते फटकारते नहीं तो वह जितना पढ़ता था उतना भी नहीं पढ़ पाता और समय खेल कूद में गवा देता। उसे बड़े भाई साहब के डांट का डर था, इसलिए इसी कारण उसे शिक्षा की अहमियत समझ में आई और कठिनाइयों का पता चला। अनुशासित होने के लाभ समझ में आए और वह अव्वल आया। इसने समूची शिक्षा के किस तौर पर तरीके पर व्यंग किया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? यह प्रश्न 2016, 11 और 10 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के जिन तौर तरीके का व्यंग किया है उसमें सर्वाधिक प्रमुख हैं डटकर पढ़ाई करना। इसका साक्षात परिणाम है बड़े भाई, जो दिनरात पुस्तक के एक एक शब्द रटते रहते थे, उसका अर्थ जानने की कोशिश नहीं करते थे। इसके अतिरिक्त खेल कूद को व्यर्थ समझना भी सही नहीं है। मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ। विषय को समझने के स्थान पर केवल रटने पर जोर देना व्यर्थ है। किताबी ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी आवश्यक है। तीसरा प्रश्न है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसी आती है? यह प्रश्न 2018 और 2010 में पूछा गया है। बड़े भाई साहब अनुसार जीवन की समझ केवल पुस्तकें पढ़कर नहीं बल्कि दुनिया देखकर आती है। वही व्यक्ति अधिक समझदार माना जाता है जिसे दुनिया देखने की समझने की अधिक अनुभव होता है। यही कारण है कि किताबें पढ़कर परीक्षा पास कर लेना बहुत बड़ी बात नहीं है। असल में बात है कि पढ़ी हुई शिक्षा को अपने जीवन में उतारना या लागू करना। जीवन के व्यवहारिक अनुभव ही व्यक्ति के अधिक महत्वपूर्ण बनाता है। उदाहरण के लिए घरों के बड़े बुजुर्ग कम शिक्षा पाकर भी समस्याओं को अधिक कुशलता से निपटाते हैं। बड़े भाई साहब के मन में छोटे भाई साहब के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? यह प्रश्न 2011 और 2010 में पूछा गया था। छोटे भाई साहब को खेलना कूदना पसंद था, जबकि बड़े भाई साहब के खेलने के बाद अपनी कक्षा के प्रथम आना प्राप्त हुआ तो उसे व्यंग स्वयं पर अभिमान हो गया। उसने अपने मन में बड़े भाई का डर भी जाता रहा। एक दिन पतंग उड़ाते ये समय बड़े भाई साहब ने पकड़ लिया। उन्होंने उसे समझाया कि अगले कक्षा की पढ़ाई बहुत कठिनाइयों का एहसास भी दिलाया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके भविष्य के कारण अपने बचपन का गला घोट रहे हैं। उनकी बातें सुनकर छोटे भाई की आँख खुल गई। उसे समझ में आ गया कि उसके अव्वल आने के पीछे बड़े भाई साहब की प्रेरणा रही है, इसलिए उसके मन में बड़े भाई के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बड़े भाई साहब को स्वभावगत विशेषता बताइए। बड़े भाई साहब अध्ययनशील, परिश्रमी या धुन के पक्के हैं। चाहे उन्हें समझ में आए या ना आए पर परिश्रम करते रहते हैं। छोटे भाई साहब का मार्गदर्शक भी हैं। वह अपने छोटे भाई को तरह तरह से समझाते हैं, उपदेश देते हैं। देने की कला भी विशेषज्ञ है। ये अपने छोटे भाई का उपदेश देते समय अनेक उदाहरण देते हैं। अनुशासन प्रिय हैं, सिद्धांतों का विश्वास रखते हैं। बड़े भाई साहब जिंदगी में
जिंदगी के अनुभव और किताब ज्ञान से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? बड़े भाई साहब, जिंदगी के अनुभव बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना है। उसके अनुसार अनुभव ही मनुष्य को जीवन की सही समझ आती है। वह बिगड़े हुए कामों को भी सही कर लेता है। घर के छोटे बड़े काम से लेकर घर के बाहर के विशेषज्ञपूर्ण कार्यों के अनुभव ही काम आता है। उन्हें अनुभव को महत्वपूर्ण बताने के लिए दादाजी और हेडमास्टर साहब का उदाहरण दिया। अब है कि बताइए कि पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटे भाई अपने बड़े भाई साहब का आदर करते हैं? किन संदर्भ में पता चलता है? पतंगबाजी के समय बड़े भाई ने समझाया कि वह बड़ा है, उसे गलत राह पर नहीं जाने देगा। वह भले ही फेल हो जाए पर छोटे भाई को फेल नहीं होने देगा। यह सुनकर छोटे भाई के मन में बड़े भाई के प्रति आदर भर आया। और कुछ प्रश्न है। भाई साहब की जिंदगी क्या अच्छा अनुभव है? भाई साहब की ज़िंदगी का बड़ा अनुभव है। जो जानते हैं कि दादा ने अपनी मेहनत की कमाई की कुशलता से परिवार का पालन किया है। वह यह भी जानते हैं कि अपनी इच्छाओं पर काबू करके ही छोटे भाई को ठीक रख सकते हैं। और भाई साहब के भीतर एक बच्चा है। भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। कहने का मतलब है संयोग से उस वक्त एक कटी पतंग हमारे ऊपर से गुजरी, उसकी डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल उसके पीछे दौड़ा चला रहा था। भाई साहब लंबे थे, इसलिए उन्होंने उछलकर उसकी डोर पकड़ ली। बेहताश हॉस्टल की ओर दौड़ पड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। ये उनके भीतर बच्चा होने का प्रमाण है। भाई साहब छोटे भाई को भला चाहते हैं। भाई साहब छोटे भाई का ज़्यादा खेलने के लिए डांटते हैं, उसको भला बुरा समझाते हैं, गलत सही को समझाते हैं। वह चाहते हैं कि छोटा भाई ठीक रहे और अव्वल आए। और कुछ प्रश्न है कि इन निम्नलिखित के भाव स्पष्ट कीजिए। इम्तिहान पास कर लेना कोई बड़ी चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। बड़े भाई साहब इम्तिहान पास होने को बहुत महत्व नहीं देते थे। वे कहते थे कि किताबें रट के पास हो तो हो सकते हैं, परंतु जीवन के अनुभवों और बुद्धि का विकास से ही इंसान बुद्धिमान बनता है। इसलिए इम्तिहान पास कर लेना अधिक महत्वपूर्ण तब बात अनुभव का होता है। पास कर लेने से अधिक महत्वपूर्ण बात है अनुभव का होना, वह व्यक्ति बुद्धिमान होना है। फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया का बंधन जकड़ा रहता है, मैं फटकार कर घुड़कियाँ खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार ना कर सकता। लेखक हर समय अपने खेल कूद सौर सपाटे में मस्त रहता है और बड़े भाई का डांट खाता रहता था, परंतु फिर भी खेल कूद नहीं छोड़ता था। जैसे संकटों में फंसकर भी मनुष्य अपनी मोह माया नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार छोटा भाई खेल कूद को नहीं छोड़ता था। तीसरा है, बुनियाद की ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने। बड़े भाई साहब का विचार था कि यदि मकान की नींव कमजोर हो तो उसे पर मंजिल खड़ी नहीं हो सकती है। यदि ही पढ़ाई का आधार शुरुआत ठोस नहीं हो तो मनुष्य आगे चलकर कुछ भी नहीं कर सकता। पढ़ाई के साथ साथ उसके लिए अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और आखिरी है प्रश्न, आँख आसमान की ओर थी और मन में आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला जा रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो। लेखक जब पतंग लूट रहा था तो उसकी आंखें आसमान की ओर थी और पतंग मन पतंग रूपी राहगीर की तरह उस पतंग
एक दिव्य आत्मा जैसी लग रही थी, धीरे धीरे नीचे आ रही थी। वह उसे पाने के लिए दौड़ रहा था। ठीक है, तो ये हुए पाठ बड़े भाई साहब कहानी के अभ्यास प्रश्न। इसे सुने, लिखे। ठीक है, और कुछ भाषा अध्ययन है, इसमें है निम्नलिखित शब्दों को दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। नसीहत, नसीहत का क्या अर्थ होता है? उपदेश या सलाह। रोष, रोष का अर्थ होता है गुस्सा या क्रोध। आज़ादी, आज़ादी का अर्थ होता है मुक्ति या स्वाधीनता। राजा, राजा का है नृपति या भूभृत। ताजुब, ताजुब का अर्थ होता है अचंभा या आश्चर्य। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।